नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी पुस्तक के दूसरे अध्याय का नाम है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। तो इस अध्याय का आज हम पहला भाग शुरू कर रहे हैं। तो इस पहले भाग में इस अध्याय के संबंध में हम परिचय लेने जा रहे हैं। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि परिवर्तन ही समाज का अपरिवर्तनीय पक्ष है। तो बिल्कुल अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वास्तव में परिवर्तन ही है जो अपरिवर्तनीय है, यानी परिवर्तन सदैव होते ही रहते हैं। आधुनिक समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती कि परिवर्तन हमारे समाज की एक विशिष्ट पहचान है। तो बिल्कुल हम में से सभी इसी आधुनिक समाज का हिस्सा हैं और हम यह जानते हैं कि परिवर्तन ही हमारे इस समाज की एक विशिष्ट पहचान होती है, यानी सभी चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समाज में बहुत सी चीज़ों में समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। वास्तव में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में उद्भव 17वीं से 19वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोपीय समाज में तीव्र गति से बदलते परिवेश को समझने के प्रयास में हुआ। तो समाजशास्त्र विषय की अगर हम बात करें तो इस विषय का जो उद्भव है, यानी इसकी जो शुरुआत है 17वीं से 19वीं जो सदी थी उसके मध्य में जो पश्चिमी यूरोपीय समाज में तीव्र परिवर्तन हो रहे थे। तो उन तीव्र परिवर्तनों को समझने के लिए यहाँ पश्चिमी जो यूरोप था वहाँ के परिवेश में तेज़ी से होने वाले जो परिवर्तन थे उन्हें समझने के प्रयास में ही हमारा यह जो विषय है समाजशास्त्र वह उत्पन्न हुआ था। सामाजिक परिवर्तन आधुनिक जीवन का एक आम तथा चिरपरिचित सत्य है। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन है आधुनिक जीवन का एक आम एक तथ्य है, या फिर हम कहें कि यह एक चिरपरिचित सत्य है। हम में से सभी इससे अच्छे से वाकिफ़ हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी यह एक सर्वथा नवीन तथा हाल की सच्चाई है। तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये काफ़ी नवीन और आज के समय की सच्चाई है। हम भी तेज़ी से होते हुए इन सामाजिक परिवर्तनों का हिस्सा हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि मानव जाति का पृथ्वी पर अस्तित्व तकरीबन 5 लाख वर्षों से है, परंतु उनकी सभ्यता का अस्तित्व मात्र 6000 वर्षों से ही माना जाता है। ये तथ्य महत्वपूर्ण है। जो अब तक शोध किए गए हैं उसके आधार पर ये माना गया है या अनुमान लगाया गया है कि जो मानव जाति है उसका पृथ्वी पर अस्तित्व तो लगभग 5 लाख वर्षों से बना हुआ है, लेकिन जो मानव सभ्यता है उस सभ्यता का अस्तित्व सिर्फ 6000 वर्षों से ही माना गया है। इन सभ्य माने जाने वाले वर्षों में पिछले मात्र 400 वर्षों से ही हमने लगातार एवं तीव्र परिवर्तन देखे। तो ये जो 6000 वर्ष हैं जिनमें हम मानव सभ्यता की चर्चा करते हैं, तो ये सभ्य माने जाने वाले 6000 वर्षों में से सिर्फ जो पिछले 400 वर्ष हैं, इन पिछले 400 वर्षों में जो लगातार और तीव्र परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं उनका अध्ययन अपेक्षित है। इन परिवर्तनशील वर्षों में भी इसके परिवर्तन में तेज़ी मात्र पिछले 100 वर्षों में आई है, और इन 400 परिवर्तनशील वर्षों में से भी जो तेज़ी आई है परिवर्तन में वो आई है पिछले 100 वर्षों में। तो जो मात्र 100 वर्ष हैं पिछले, वो सबसे अधिक तेज़ी से घटते हुए परिवर्तनों को प्रदर्शित करते हैं। जिस गति से परिवर्तन होता है वह चूँकि लगातार बढ़ता रहता है। शायद यह सही है कि पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक परिवर्तन प्रथम 50 वर्षों की तुलना में अंतिम 50 वर्षों में हुए, और आखिरी 50 वर्षों के अंतर्गत पहले 30 वर्षों की तुलना में विश्व में परिवर्तन अंतिम 20 वर्षों में अधिक आया। तो इस
गति की यदि हम बात कर रहे हैं कि ये परिवर्तनों की गति कैसी रही, तो ये परिवर्तनों की गति लगातार बढ़ती रहती है। तो इस संदर्भ में यदि हम देखते हैं पिछले 100 वर्षों को, तो उन 100 वर्षों में भी जो पहले 50 वर्ष हैं उनकी तुलना में बाद के 50 वर्षों में हुआ परिवर्तन काफ़ी तीव्र रहा है, तेज रहा है। और जो अंतिम 50 वर्ष में हुए परिवर्तन हैं उनमें भी यदि बांट दिया जाए तो शुरुआती 30 वर्षों की तुलना में जो अंतिम 20 वर्ष रहे हैं वहाँ सबसे अधिक तेज़ी से होते हुए परिवर्तन दिखे हैं। मनुष्य के इतिहास का परिवर्तित चक्र। पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व 50 लाख वर्षों से है। स्थायी जीवन की बुनियादी आवश्यकता कृषि मात्र 12,000 वर्ष प्राचीन है। पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व लगभग 50 लाख वर्षों से माना गया है और स्थायी जीवन की जो सबसे मूल आवश्यकता है, बुनियादी आवश्यकता है कृषि, उसका जो अस्तित्व है वो मात्र 12,000 वर्ष माना गया है। सभ्यता 6,000 वर्षों से अधिक प्राचीन नहीं है। और यदि हम मानव सभ्यता की बात करते हैं तो जैसा हमने पहले चर्चा की, यह 6,000 वर्षों से अधिक पुरानी नहीं है। यदि हम मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को एक दिन मान लें, अर्धरात्रि से अर्धरात्रि तक, तो कृषि 11:56 तथा सभ्यता 11:57 पर अस्तित्व में आई। तो यहाँ हम एक संदर्भ ले रहे हैं कि यदि हम मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को सिर्फ एक दिन मान लेते हैं, एक दिन कैसे, एक अर्धरात्रि से दूसरी अर्धरात्रि तक, तो उस संदर्भ में कृषि का अस्तित्व प्रकट हुआ लगभग 11:56 पर और जो सभ्यता है उसका अस्तित्व प्रकट हुआ 11:57 पर। आधुनिक समाजों का विकास 11:59 तथा 30 सेकंड में हुआ। मनुष्य के दिन के अंतिम 30 सेकंड में जितना परिवर्तन हुआ है वह अब तक के पूरे समय के योग के बराबर है। आधुनिक समाजों की हम बात करें तो इनका विकास हुआ लगभग 11:59 30 सेकंड से, और मनुष्य के दिन के जो अंतिम 30 सेकंड है, जब हम उसे एक दिन मान ले रहे हैं, तो जो अंतिम 30 सेकंड है उनमें जितना परिवर्तन हुआ है वह अब तक के पूरे समय योग में जो परिवर्तन हुआ उसके बराबर है। तो यह व्याख्या प्रस्तुत की गई है एंथनी गिडेंस द्वारा 2004 में उनकी पुस्तक सोशियोलॉजी, चौथे संस्करण में पृष्ठ संख्या 40 पर। एक बच्चों क्रियाकलाप संबंधित है यहाँ जो आपको करना है। तो देखिए, अपने बड़ों से बात कीजिए तथा अपने जीवन से संबंधित चीज़ों के बारे में सूची बनाइए। जो आपको अपने बड़ों से बात करनी है और अपने जीवन से संबंधित कुछ चीज़ें अभी आपको यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं, इनके बारे में आपको एक सूची तैयार करनी है। तो जो पहला, उस समय नहीं थी जब आपके माता पिता आपकी उम्र के थे। तो ऐसी वस्तुएं जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी जब आपके माता पिता आपकी उम्र के थे। तो आज आप जिस उम्र के हैं, आपके माता पिता से आपको बात करनी है कि जब वे आपकी उम्र के थे उस दौरान, उस समय में आज ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो नहीं हुआ करती थी। दूसरा, तब अस्तित्व में नहीं थी जब आपके नाना नानी दादा दादी आपकी उम्र के थे। उसके बाद में आपको उन वस्तुओं के बारे में पता करना है जो तब नहीं अस्तित्व में हुआ करती थी जब आपके दादा दादी या नाना नानी जो हैं वो आपकी उम्र के हुआ करते थे। यानी यहाँ हम पिछली पीढ़ी की बात कर रहे हैं और उसके बाद हम आपकी पिछली से भी पिछली पीढ़ी की बात कर रहे हैं। उदाहरण, शाम श्वेत रंगीन टीवी, प्लास्टिक की थैली में दूध, कपड़ों में जिप का प्रयोग, प्लास्टिक की बाल्टी इत्यादि थे। तो आपको पता करना है कि क्या शाम श्वेत या रंगीन टीवी है, प्लास्टिक की थैली में जो आज दूध मिलता है, कपड़ों में जिप का प्रयोग होता है, इसी प्रकार प्लास्टिक की बाल्टी, क्या ये सभी उन दोनों काल में मौजूद थे? क्या आपके माता पिता के बचपन में भी अथवा उनके
माता पिता के बचपन में। तो ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है और पता करना है कि क्या ये चीज़ें आपके माता पिता जब आपकी उम्र के थे तब मौजूद थी, या फिर आपके माता पिता जब आपकी उम्र के थे तब मौजूद थी। क्या आप ऐसी चीज़ों की सूची बना सकते हैं जो आपके माता पिता उनके माता पिता के समय में थी परंतु अब नहीं हैं। साथ ही आपको कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची भी बनानी है। आप बिल्कुल बना सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो कि आपके माता पिता या फिर उनके माता पिता के समय में उपयोग में आती थी, उनका अस्तित्व था, लेकिन वे आज उपयोग में नहीं आती या वे आज अस्तित्व में नहीं हैं। सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन एक सामान्य अवधारणा है जिसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन के लिए किया जा सकता है जो अन्य अवधारणा द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे आर्थिक अथवा राजनीतिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन वास्तव में एक अत्यंत सामान्य अवधारणा है और इसका प्रयोग हम अन्य सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए कर सकते हैं और वास्तव में इसे अन्य अवधारणाओं द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता। यानी आर्थिक परिवर्तन अपने आप में विशिष्ट हैं, वे सामाजिक परिवर्तन होते ही हैं, और राजनीतिक परिवर्तन भी अपने आप में विशिष्ट हैं और सामाजिक परिवर्तनों में उन्हें भी सम्मिलित किया जाता है। समाजशास्त्रियों को इसके व्यापक अर्थ को विशिष्ट बनाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन जो अवधारणा है इसका अर्थ काफ़ी व्यापक रूप में प्राप्त था या काफ़ी व्यापक रूप में प्रस्तुत होता है। तो इसके अर्थ को विशिष्ट बनाने के लिए समाजशास्त्रियों को काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ा ताकि यह सामाजिक सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण हो सके। और उनका जो ये कठिन परिश्रम था वो क्यों था, ताकि ये जो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा है सामाजिक सिद्धांत के संदर्भ में इसका अपना महत्व पहुंच सके या इसका अपना महत्व साबित किया जा सके। अपने बुनियादी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन इंगित करता है उन परिवर्तनों को जो महत्वपूर्ण है, अर्थात परिवर्तन जो किसी वस्तु अथवा परिस्थिति की मूलाधार संरचना को समयावधि में बदल दें। गिडेंस 2005। तो वास्तव में अगर हम सामाजिक परिवर्तनों को परिभाषित करना चाहें तो गिडेंस द्वारा प्रस्तुत ये मत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन जो किसी वस्तु अथवा परिस्थिति की जो मूलाधार संरचना है, जो उसकी मूल संरचना है, उसको विशेष समयावधि में बदल दें, वे परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। अतः सामाजिक परिवर्तन कुछ अथवा सभी परिवर्तनों को सम्मिलित नहीं करते, मात्र बड़े परिवर्तन जो वस्तुओं को बुनियादी तौर पर बदल देते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन सिर्फ कुछ या बहुत सारे परिवर्तनों को अपने आप में सम्मिलित नहीं करते हैं। ऐसे परिवर्तन या मात्र ऐसे बड़े परिवर्तन जो वस्तुओं की जो मूल संरचना है, बुनियादी संरचना है, उसमें परिवर्तन लाते हैं या उस बुनियादी संरचना को ही परिवर्तित कर देते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। परिवर्तन का बड़ा होना मात्र इस बात से नहीं मापा जाता कि वह कितना परिवर्तन लाता है, बल्कि परिवर्तन के पैमाने से, अर्थात समाज के कितने बड़े भाग को उसने प्रभावित किया है। तो परिवर्तन बड़ा कब होता है या किस प्रकार के परिवर्तन को हम बड़ा परिवर्तन कहते हैं, तो इस चीज़ से यह नहीं मापा जाता है कि कितना परिवर्तन आया है, बल्कि उस परिवर्तन के पैमाने से मापा जाता है, अर्थात जो परिवर्तन आया है उसने कितने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। दूसरे शब्दों में परिवर्तन दोनों सीमित तथा विस्तृत तथा समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाला होना चाहिए ताकि वह सामाजिक परिवर्तन के योग्य हो सके। तो कोई भी परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाने के योग्य तब होता है जब वो परिवर्तन सीमित भी हो और विस्तृत भी हो, अर्थात समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार के मापदंडों के बावजूद सामाजिक परिवर्तन एक विस्तृत शब्द है। तो ऐसे
कुछ मापदंड सामाजिक परिवर्तन के साथ जुड़े हुए हैं और इसके बावजूद भी सामाजिक परिवर्तन एक अत्यंत विस्तृत शब्द माना जाता है। इसे और विशेष बनाने के लिए स्रोतों अथवा कारकों को अधिकतर वर्गीकृत करने की कोशिश की जाती है और इन सामाजिक परिवर्तनों को और विशिष्ट या विशेष बनाने के लिए इनके जो कारक हैं या इनको लाने वाले जो स्रोत हैं उन स्रोतों और कारकों को वर्गीकृत करने का प्रयास भी किया जाता है। प्राकृतिक आधार पर अथवा समाज पर इसके प्रभाव अथवा इसकी गति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन है प्राकृतिक आधार पर इनके वर्गीकरण किए जाते हैं अथवा समाज पर इसका जो प्रभाव पड़ रहा है या जिस गति से इसका प्रभाव पड़ रहा है उनके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसे परिवर्तन को उद्विकास का नाम दिया गया है जो काफ़ी लंबे समय तक धीरे धीरे होता है। तो उदाहरण के रूप में आप जान सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन जो कि काफ़ी लंबे समय तक और धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे होते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है उद्विकास का। तो एक विशिष्ट नाम इन परिवर्तनों को दे दिया जाता है। यह शब्द प्राणीशास्त्री चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया। तो यह जो उद्विकास शब्द है यह वास्तव में चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो कि एक प्रसिद्ध प्राणीशास्त्री थे जिन्होंने उद्विकासीय सिद्धांत के द्वारा यह प्रतिपादित किया कि कैसे जीवित प्राणी विकसित होते हैं। चार्ल्स डार्विन ने इस अपने उद्विकासीय सिद्धांत द्वारा यह प्रतिपादित किया या यह बताया कि किस प्रकार से जीवित प्राणी अपने जीवन में बढ़ते हैं या विकसित होते हैं। कई शताब्दियों अथवा कभी कभी सहस्त्राब्दियों में धीरे धीरे अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में ढालकर बदलते रहते हैं और उनका ही मत था कि कई शताब्दियों तक ये जीवित प्राणी या कई बार शताब्दियों से भी अधिक यानी सहस्त्राब्दियों में भी धीरे धीरे ये जो प्राणी हैं वे अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ढालते हैं या अपने आप में परिवर्तन लेकर आते हैं। डार्विन के सिद्धांत ने योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार पर बल दिया। केवल वही जीवधारी जीवित रहने में सफल होते हैं जो अपने पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। जो अपने आप को ढालने में सक्षम नहीं होते अथवा ऐसा धीमी गति से करते हैं लंबे समय में नष्ट हो जाते हैं। तो डार्विन के सिद्धांत की ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है। आपको याद रखना है कि डार्विन ने अपने उद्विकासीय सिद्धांत में योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में बताया, जिसे अंग्रेजी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। और ये जो विचार है योग्यतम की उत्तरजीविता का, उसका अर्थ है कि सिर्फ वही जीवधारी वास्तव में इस संसार में या इस दुनिया में जीवित रह पाते हैं जो अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं, और इसकी तुलना में जो अपने आप को ढालने में सक्षम नहीं हो पाते हैं या वे इस कार्य को बहुत धीमी गति से कर पाते हैं, वे समय के साथ धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं या लंबे समय में ऐसे जीवधारी नष्ट हो जाते हैं। डार्विन ने यह सुझाया कि मनुष्य की उत्पत्ति समुद्री जीवों अथवा मछलियों के विभिन्न प्रकारों से भूमि पर रहने वाले स्तनपायी उससे विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए उच्चतम अवस्था जहां बंदरों तथा गोरिल्लों के विभिन्न प्रकार से अंत में होमो सेपियंस अथवा मनुष्य के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई। तो ये एक श्रृंखला डार्विन ने बताई कि मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो उनका मानना था कि सबसे पहले समुद्री जीव उत्पन्न हुए। समुद्री जीव जिनमें विभिन्न प्रकार की मछलियों के बारे में उन्होंने बताया, उनसे धीरे धीरे भूमि पर पाए जाने वाले कुछ स्तनपायी जीवों की उत्पत्ति हुई और उससे कई सारी अवस्थाओं को पार करते हुए बंदरों की उत्पत्ति हुई, या हम कहें गोरिल्लाओं के विभिन्न प्रकारों की उत्पत्ति हुई। और उन गोरिल्लाओं के अलग अलग प्रकारों में से कुछ विशिष्ट प्रकारों से अंततः जाकर होमो सेपियंस यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले जहां उन्होंने समुद्री जीवों की उत्पत्ति को बताया है, वहीं सबसे आखिर में बताया है मनुष्य की या होमो सेपियंस की उत्पत्ति को।
यद्यपि डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक प्रक्रियाओं को दिखाता है, इसे शीघ्र सामाजिक विश्व में स्वीकृत किया गया, जिसे सोशल डार्विनिज्म के नाम से जाना गया। ऐसा सिद्धांत जिसने अनुकूली परिवर्तन की महत्ता पर बल दिया। तो ये जो डार्विन का सिद्धांत है, यद्यपि यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है या उन्हें प्रदर्शित करता है, इसे जल्द ही सामाजिक विश्व में यानी सामाजिक दुनिया में भी स्वीकार कर लिया गया और इसे नाम दिया गया सोशल डार्विनिज्म का, यानी ऐसा सिद्धांत जिसने वास्तव में अनुकूली परिवर्तन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। उत्विकासीय परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन जो तुलनात्मक रूप से शीघ्र अथवा अचानक होता है, कभी कभी उसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। अब तक हमने चर्चा की उद्विकासीय परिवर्तन की, जो कि लंबे समय में बहुत धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से होते हैं। इनके विपरीत ऐसे परिवर्तन जो तुलनात्मक रूप से शीघ्र होते हैं या अचानक हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे परिवर्तनों को क्रांतिकारी परिवर्तन का नाम दिया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः राजनीतिक संदर्भ में होता है, जहां समाज में शक्ति की संरचना में शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन लाकर इसे चुनौती देने वालों द्वारा पूर्व सत्ता वर्ग को विस्थापित कर लाया जाता है। और इन क्रांतिकारी परिवर्तन की अवधारणा का जो प्रयोग है, यह मुख्यतः राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है, जहां पर शक्ति की संरचना में शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन लाया जाता है और चुनौती जो लोग देते हैं या जो पूर्व सत्ता में लोग हैं, उन्हें कोई अन्य शक्ति आकर के चुनौती देती है और पूर्व सत्ता वर्ग को विस्थापित करके सत्ता का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। इसके उदाहरण हैं फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 93 अथवा सोवियत या 1917 की रूसी क्रांति। तो ये कुछ उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं क्रांतिकारी परिवर्तन के। फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 से 1793 के मध्य हुई, उसके अलावा सोवियत या रूसी क्रांति जो कि 1917 में हुई, क्रांतिकारी परिवर्तन के मुख्य उदाहरण हैं। सामान्य रूप से इस शब्द का प्रयोग तेज, आकस्मिक तथा अन्य प्रकार के संपूर्ण परिवर्तनों के लिए भी कुछ शब्द जैसे औद्योगिक क्रांति अथवा संचार क्रांति इत्यादि के लिए होता है। तो ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन है, इस शब्द का प्रयोग किसी भी प्रकार की तेज या आकस्मिक प्रकार के परिवर्तनों के लिए होता है और औद्योगिक क्रांति या फिर संचार क्रांति, इनके लिए भी क्रांतिकारी जो परिवर्तन है उन्हीं का उपयोग लिया जाता है। एक अन्य क्रियाकलाप बच्चों यहाँ आपको और करना है, फ्रांसीसी क्रांति अथवा औद्योगिक क्रांति, जिसके बारे में आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है, परिचर्चा को देखिए। इनमें से प्रत्येक किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आया। तो आपने अवश्य ही अपनी पुस्तकों में इतिहास विषय में या अब तक जितना अध्ययन आपने किया है, वहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, औद्योगिक क्रांति के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। अब आपको ये समझना है या ये पता करना है कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति या औद्योगिक क्रांति रही, इनके द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन आए। क्या ये परिवर्तन इतने तीव्र अथवा इतने दूरगामी थे कि क्रांतिकारी परिवर्तन के योग्य हो सके? क्या इनके द्वारा लाए गए परिवर्तन इतने तीव्र थे, इतने दूरगामी थे कि इन्हें हम क्रांतिकारी परिवर्तन का दर्जा दे पाएँ? अन्य किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों के बारे में आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा है जो क्रांतिकारी परिवर्तन के योग्य नहीं हैं? वे क्यों योग्य नहीं हैं? तो अन्य किस प्रकार के परिवर्तनों के बारे में आपने अपनी पुस्तकों में कभी न कभी कहीं न कहीं पढ़ा है? तो वो परिवर्तन जो कि क्रांतिकारी परिवर्तन कहलाने के योग्य आपके अनुसार नहीं हैं, और यदि ऐसे परिवर्तन हैं जिन्हें क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कहा जा सकता, तो उन्हें क्यों क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कहा जा सकता? ये सारी चर्चा आपको अपने साथियों से अवश्य करनी है।
विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जो अपनी प्रकृति अथवा परिणाम द्वारा पहचाने जाते हैं वे हैं संरचनात्मक परिवर्तन एवं विचारों, मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन। तो कई प्रकार के ऐसे परिवर्तन हैं जो अपनी प्रकृति या परिणाम द्वारा पहचाने जाते हैं, यानी उन परिवर्तनों की विशिष्ट प्रकृति होती है, उन परिवर्तनों के विशेष प्रकार के परिणाम होते हैं। और उनमें से हम कुछ उदाहरण के रूप में देख रहे हैं संरचनात्मक परिवर्तन या विचारों, मूल्यों तथा मान्यताओं में होने वाले परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन समाज की संरचना में परिवर्तन को दिखाता है, इसकी संस्थाओं अथवा नियमों जिनसे हम इन संस्थाओं को चलाया जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन जो कि समाज की संरचना में परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं। तो कुछ संस्थाओं या ऐसे नियम जिनसे उन संस्थाओं को चलाया जाता है, उनमें यदि परिवर्तन आते हैं तो वे परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कागजी रुपए का मुद्रा के रूप में प्रादुर्भाव वित्तीय संस्थानों तथा लेन देन में बड़ा भारी परिवर्तन लेकर आया। तो एक उदाहरण हमें याद रखना है कि कागजी जो रुपया था उसका मुद्रा के रूप में जब प्रादुर्भाव हुआ, यानी धीरे धीरे मुद्रा के रूप में कागजी रुपए को, यानी कागज़ से बने जो रुपए हैं उनको उपयोग में लिया जाने लगा। और इसका जो प्रादुर्भाव था या इसकी जो उत्पत्ति थी, वित्तीय संस्थानों और लेन देन का जो हिसाब किताब का मामला था उसमें एक बड़ा परिवर्तन लेकर आई। इस परिवर्तन के पहले मुख्य रूप से सोने चांदी के रूप में मूल्यवान धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। तो बिल्कुल कागजी मुद्रा के उपयोग से पहले कुछ मूल्यवान धातुएं या फिर सोने चांदी आदि का उपयोग ही मुद्रा के रूप में किया जाता था। सिक्के की कीमत उसमें पाए जाने वाले सोने अथवा चांदी से मापी जाती थी और उस दौरान सिक्के की कितनी कीमत है, कितना मूल्य है, यह उस सिक्के में पाए जाने वाले सोने या चांदी या जो भी मूल्यवान धातु थी उसकी मात्रा से ही मापी जाती थी। इसके विपरीत कागजी नोट की कीमत का उस कागज़ से कोई संबंध नहीं होता था जिस पर वह छापा जाता था और न ही उसकी छपाई से। तो हम जानते हैं, क्योंकि ये कागजी नोट आज भी प्रचलन में है, तो कागजी नोट की जो कीमत है, उसका जो मूल्य है, उसका कागज़ से वास्तव में कोई संबंध नहीं होता था और जिस प्रकार की छपाई उस पर की जा रही है उससे भी उसका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं होता। कागजी मुद्रा के पीछे यह विचार था कि सामान अथवा सुविधाओं के लेन देन में जिस चीज़ का प्रयोग हो उसका कीमती होना ज़रूरी नहीं। तो ये जो कागजी मुद्रा का उपयोग शुरू किया गया उसके पीछे मुख्यतः यह विचार माना जाता है कि सामान या सुविधाओं के लेन देन के लिए जिस वस्तु का प्रयोग हो उसका वास्तव में कीमती होना आवश्यक नहीं है। जब तक यह मूल्य को ठीक से दिखाता है, अर्थात जब तक यह विश्वास को जगाए रखता है, तकरीबन कोई भी चीज़ पैसे के रूप में काम कर सकती है। इस संदर्भ में जो विश्वास जहाँ जगता है उस वस्तु में वह महत्व रखता है। तो जब तक यह वस्तु मूल्य को ठीक से प्रदर्शित करती है या जब तक यह विश्वास को जगाए रखता है, तब तक यह किसी भी चीज़ को पैसे के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। यह विचार ऋण बाजार की बुनियाद बना जिसने बैंकिंग तथा वित्त के ढांचे को बदलने में मदद की। तो बिल्कुल यह जो विचार था यही वास्तव में एक प्रकार से ऋण बाजार की बुनियाद के रूप में निकल के आया और इसने ही बैंकिंग और वित्त के ढांचे को पूरी तरीके से बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन परिवर्तनों ने आगे चलकर आर्थिक जीवन में और परिवर्तन किए और इस प्रकार के परिवर्तनों ने, ये जो ऋण बाजार में परिवर्तन हुए, बैंकिंग की शुरुआत हुई, वित्त के संपूर्ण ढांचे में परिवर्तन आए, इन्होंने अंततः आर्थिक जीवन में और भी अधिक परिवर्तन लाए। मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे
संरचनात्मक परिवर्तन कुछ सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं, उसी प्रकार मूल्यों और मान्यताओं में परिवर्तन भी विशिष्ट सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों तथा बचपन से संबंधित विचारों तथा मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार के सामाजिक परिवर्तन में सहायक सिद्ध हुआ है। तो एक उदाहरण आप यहाँ समझें कि बच्चों और बचपन से संबंधित जो विचार रहे हैं और उनसे संबंधित जो मान्यताएं रही हैं, उनमें समय के साथ काफ़ी परिवर्तन हुआ है और ये जो परिवर्तन है इसने महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन भी लाया है। एक समय था जब बच्चों को साधारणतः अवयस्क समझा जाता था, बचपन से संबंधित कोई विशिष्ट संकल्पना नहीं थी। तो इस संदर्भ में एक उस समय की हम बात कर सकते हैं जब बच्चों को सिर्फ अवयस्क माना जाता था और बचपन से संबंधित कोई अलग विशिष्ट अवधारणा प्रचलित नहीं थी जो इससे जुड़ी हो कि बच्चों के लिए क्या सही था अथवा क्या गलत। तो ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी जिसमें यह प्रचलन हो कि बच्चों के लिए उनके संबंध में क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी के अंत में यह ठीक माना जाने लगा कि बच्चे जितनी जल्दी काम करने के योग्य हो जाएं, काम पर लग जाएं। तो 19वीं शताब्दी के अंत में समाज में ये विचार व्याप्त होने लगा कि बच्चे जितना जल्दी काम करने के योग्य हो जाएं यह अच्छा ही है, उन्हें काम पर लगा देना चाहिए। बच्चे अपने परिवारों की काम करने में मदद 5 अथवा 6 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ कर देते थे। प्रारंभिक फैक्ट्री व्यवस्था बच्चों के श्रम पर आधारित थी और इस संदर्भ में उस 19वीं शताब्दी के अंत की हम जहाँ चर्चा कर रहे हैं तो लगभग सभी बच्चे अपने परिवार के अन्य लोगों की तरह ही 5-6 वर्ष की आयु से ही काम करना प्रारंभ कर देते थे और जो आरंभिक फैक्ट्री व्यवस्था थी यानी फैक्ट्रियों में जब काम करना शुरू किया गया तो वो व्यवस्था पूरी तरीके से बच्चों के कार्य पर ही निर्भर थी। यह 19वीं तथा पूर्व 20वीं शताब्दियों के दौरान बचपन जीवन की एक विशिष्ट अवस्था है, यह संकल्पना प्रभावी हुई। उसके बाद 19वीं और पूर्व 20वीं शताब्दी के दौरान यह संकल्पना सामने आई कि बचपन जो है वह जीवन की एक विशिष्ट अवस्था है और बच्चों को उस बचपन को जीने देना चाहिए, उन्हें अपने बचपन के अनुभवों को एक मुक्त रूप से लेने देना चाहिए। तब छोटे बच्चों का काम करना अविचारणीय हो गया तथा अनेक देशों ने बाल श्रम को कानून द्वारा बंद कर दिया और उसके पश्चात ही छोटे बच्चों का काम करना अविचारणीय हुआ, यानी ये स्वीकार नहीं किया जाने लगा और उसके बाद धीरे धीरे कई देशों में बाल श्रम को कानूनन बंद कर दिया गया। उसी समय अनिवार्य शिक्षा संबंधी विचारों का जन्म हुआ तथा इससे संबंधित कई कानून भी पास किए गए और उसी दौरान जब बाल श्रम को कानूनन बंद किया गया, अनिवार्य शिक्षा संबंधी जो विचार हैं वो उत्पन्न हुए, उनका प्रादुर्भाव हुआ और इससे संबंधित कई सारे कानून भी अलग अलग जगह पर बनाए गए। यद्यपि कुछ ऐसे उद्योग हमारे देश में हैं जो आज भी बाल श्रम पर कम से कम आंशिक रूप से आश्रित हैं, जैसे दरी बुनना, छोटी चाय की दुकानें तथा रेस्तरां, माचिस बनाना इत्यादि। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे उद्योग हैं जो कि लगभग आंशिक रूप से तो बच्चों के श्रम पर ही आश्रित हैं या आधारित हैं। कुछ उदाहरण हैं जैसे दरियाँ बुनना, जैसे छोटी चाय की दुकानों में या रेस्तरां में कार्य करना या फिर माचिस बनाना, लिफाफे बनाना आदि। बाल श्रम गैर कानूनी है तथा मालिकों को मुजरिमों के रूप में सज़ा हो सकती है, लेकिन सत्य ये है कि बाल श्रम वास्तव में गैर कानूनी गतिविधि है और जो मालिक इस प्रकार के कार्य बच्चों से करवाते हैं उन्हें मुजरिम माना जा सकता है और उन्हें मुजरिमों के रूप में सज़ा भी प्रदान की जा सकती है। अतः बाल श्रम यदि आप होता हुआ देखते हैं तो आपको निश्चित ही इस बारे में सूचना पुलिस को पहुंचानी चाहिए। परंतु अब तक सामाजिक परिवर्तन के वर्गीकरण का सबसे सरल तरीका इसके कारक तत्व तथा स्रोत हैं। तो अब तक जो सामाजिक परिवर्तन के वर्गीकरण करने का सबसे सरल तरीका माना गया है वह है इसके कारक, यानी सामाजिक परिवर्तन किन कारणों से उत्पन्न हो रहा है या फिर इनके क्या स्रोत हैं।
कई बार कारक तत्व पूर्व वर्गीकृत होते हैं, आंतरिक यानी अंतर्जात और बाहरी यानी बहिर्जात। तो कई बार कारक तत्व इस प्रकार से पूर्व वर्गित हो सकते हैं, यानी कुछ कारकों को आंतरिक कारक यानी अंदर से उत्पन्न होने वाले कारक माना जाता है, और कुछ कारकों को बाहरी कारक यानी बाहर से आने वाले या बाहर से प्रभाव डालने वाले कारक माना जाता है। सामाजिक परिवर्तन के 5 बृहद प्रकार के स्रोत अथवा कारण हैं: पर्यावरण, तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन के 5 बड़े प्रकार के कारण माने जाते हैं। ये 5 कारण कौन से हैं? पर्यावरणीय कारक या पर्यावरणीय कारण, दूसरे हैं तकनीकी कारक या तकनीकी कारण, तीसरे हैं आर्थिक कारक या आर्थिक कारण, चौथे हैं राजनीतिक कारक या राजनीतिक कारण, और पांचवे हैं सांस्कृतिक कारक या सांस्कृतिक कारण। हमें इन 5 कारकों के बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो इस अध्याय के जो अगले भाग हम पढ़ेंगे, वहाँ हम इन सभी कारकों से संबंधित सामाजिक परिवर्तनों की एक एक करके चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम इस अध्याय को अगले भागों में भी पढ़ना जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।